जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गोविंद एकेडमी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ क्लास 7th विज्ञान चैप्टर 1। तो चैप्टर 1 में है जल और जंगल। तो इसका जो भी सारांश का जो भी प्रश्न उत्तर है वो प्रश्न उत्तर जो मेन इम्पोर्टेंट है वो प्रश्न उत्तर मैं इस जो वीडियो है इसमें कराने जा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं। जो पहला प्रश्न है इस चैप्टर से वह है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। जब चैप्टर आप पढ़िएगा तो पहला प्रश्न आपका यही आएगा कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका जो उत्तर होगा 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। उसके बाद जब आप चैप्टर पढ़ने के बाद जब दूसरा प्रश्न जो आएगा आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है, विश्व के कितने जनसंख्या को जल की कमी का सामना करना पड़ता है। तो इसका जो उत्तर होगा, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि विश्व के 1/3 से अधिक जनसंख्याओं को जल की कमी का सामना करना पड़ता है। यानी कि विश्व में 1/3 जो जनसंख्या है उसको जल की कमी का सामना करना पड़ता है। उसके बाद प्रश्न संख्या आपका जो 3 आने वाला है, प्रश्न संख्या 3 में है हमारे उपयोग के लिए कौन से जल और कितना है। यानी कि हमारे जो उपयोग के लिए है वो कौन कौन से जल है और कितना है जो हम उपयोग कर सकते हैं। तो इसका जो उत्तर होगा हमारे उपयोग के लिए भूमिगत जल व झीलों और नदियों का जल है। यानी कि हम जो उपयोग कर सकते हैं वो भूमि के जो अंदर है वो जल है, झीलों का जल है और नदियों का जल है, जो कि यह कुल जल का मात्र 0.006% है। यानी कि हमारा जो भी विश्व में जितना भी जल है उसका 0.006% ही हमारे उपयोग का है। उसके बाद आइएगा प्रश्न संख्या 4 में। तो प्रश्न संख्या 4 में क्या जल के बिना जीवन संभव है। हमारे अनुसार तो जल के बिना जीवन संभव नहीं है। इसके अंतर्गत आप भी कमेंट कर सकते हैं। तो इसका उत्तर है जल के बिना जीवन संभव नहीं है। यानी कि हम 1-2 दिन बिना खाना का रह सकते हैं, 3 दिन रह सकते हैं, लेकिन बिना पानी का रहना असंभव हो जाता है। यानी कि जल के बिना जीवन संभव नहीं है। प्रश्न संख्या जो आपका 5 है, जल की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो जल की 3 अवस्थाएं होती हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। पहला है बर्फ़, दूसरा है जल और तीसरा है वाष्प। यानी कि जब जल रहता है तो उसको हम बर्फ़ में बदल सकते हैं, और बर्फ़ को जब पिघला देते हैं, गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर वाष्प बन जाता है। यानी कि जल की 3 अवस्थाएं हैं आपका। उसके बाद जो प्रश्न है 6, जल की आपूर्ति किससे बनी होती है। तो इसका जो उत्तर होगा जल चक्र द्वारा जल की आपूर्ति बनी रहती है, फिर भी जल की कमी होती है। यानी कि जल चक्र द्वारा तो जल की आपूर्ति रहती ही है, तो फिर भी उसके बाद भी क्या होता है कि जल की कमी हो जाती है। प्रश्न संख्या जो 7 है आपका इस चैप्टर से आएगा, भौम जल स्तर किसे कहते हैं। भौम जल स्तर किसे कहते हैं। तो इसका जो उत्तर है बोरिंग करते समय जिस गहराई पर चट्टान अथवा मिट्टी के बीच सारे के सारे रिक्त स्थान पर जल भरा होता है उसकी ऊपरी परत को भौम जल स्तर कहते हैं। यह स्तर पृथ्वी की सतह से 1 मीटर से लेकर अनेक मीटर तक की गहराई तक हो सकती है। तो ये आपका प्रश्न था कि भौम जल स्तर किसे कहते हैं। और ये जो आपका चैप्टर में आएगा, तो चैप्टर में भी दिया गया है, लेकिन हम उस चैप्टर से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद जो है प्रश्न संख्या 8 है कि भौम जल किसे कहते हैं। इससे पहले क्वेश्चन था कि भौम जल स्तर किसे कहते हैं, अब आ रहा है कि भौम जल किसे कहते हैं। तो इसका जो उत्तर होगा भौम जल स्तर के नीचे पाए जाने वाले जल को भौम जल कहते हैं। जैसा कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि भौम जल स्तर के नीचे पाए जाने वाले जल को भौम जल कहते हैं। उसके बाद प्रश्न संख्या आपका 9 है कि संयंदन किसे कहते हैं। तो इसका जो उत्तर है वर्षा जल नदियों, तालाबों, झीलों का जल मिट्टी से रिसकर भूमि के नीचे रिक्त स्थान तथा दरारों को भर देता है। भूमि के अंदर जल के रिसाव को अंतः संयंदन कहते हैं। अतः इस प्रक्रिया के द्वारा उपयोग किए जा चुके भौम जल की पुनः परिपूर्ति हो जाती है, तो इसे हम संयंदन कहते हैं। जैसा कि आप एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको देखिए, यहाँ पे समझ सकते हैं कि एक ये आटा छानने वाली एक छलनी है, जिसे तलनी कहते हैं नॉर्मल भाषा में। उसके ऊपर से क्या है मिट्टी है और नीचे क्या है भगोना है। तो ये जो मिट्टी रखी हुई है, मान लेते हैं ये पृथ्वी की ऊपरी परत यानी कि मिट्टी है, मिट्टी वाली परत है। ऊपर से जो ग्लास से पानी आ रहा है, यानी कि इसको मान लेते हैं कि वर्षा हो रही है। तो वर्षा जब होती है तो क्या होता है कि मिट्टी यानी कि छलनी में देखिएगा पानी जब डालते हैं आप लोग, इसको चेक कर सकते हैं आप खुद पे करके। तो देखिए जब वर्षा होती है तो क्या होती है, यानी कि पानी जब डालते हैं तो छलनी से रिस कर भगोना में पानी चला जाता है।
ठीक है। उसी प्रकार जब बारिश होती है पृथ्वी पर तो क्या होता है, रिस रिस कर पृथ्वी के अंदर पानी चला जाता है, जिसे हम अंतः संयंदन कहते हैं, यानी कि पानी रिस कर जो भी होता है पृथ्वी के नीचे चला जाता है। फिर से जो भी हमारे जो पृथ्वी के अंदर जो भी जल होता है वो क्या होती है कि दोबारा से वो सही हो जाती है। कभी कभी आप देखते होंगे कि बारिश जब बहुत कम होने लगती है, यानी कि बारिश जब नहीं होते हैं मई जून के महीने में, तो पानी कल से आना बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो पृथ्वी के नीचे जो भी पानी रहता है वो क्या होता है कि उसका लेवल क्या होता है, कम हो जाता है। तो क्या होता है कि पृथ्वी के अंदर पानी जब चला जाता है, रिस रिस कर जब चला जाता है, तो जब कभी कभी कि बारिश होती है और बारिश होने के बाद तुरंत कल क्या होता है कि कल से पानी, यानी कि चापाकल से पानी आने लगता है। तो इसी प्रकार क्या होता है कि पृथ्वी के अंदर पानी जो भी अंदर रहता है वो क्या होता है कि लेवल बढ़ा है। उम्मीद है कि समझ गए होंगे। उसके बाद जो प्रश्न आ रहा है 10 नंबर, जलभर किसे कहते हैं? तो जलभर किसे कहते हैं, इसका जो उत्तर है, भौम जल स्तर के नीचे मृदा अथवा कठोर चट्टानों की परतों के बीच जल संचित हो जाता है, इस भंडार को जलभर कहते हैं। इस जल को सामान्य नलकूप द्वारा निकाला जाता है। इस जल को क्या होता है कि सामान्य नलकूप द्वारा निकाला जाता है। प्रश्न संख्या 11 है, भूमिगत जल का स्रोत को लिखे। भूमिगत जल का स्रोत को लिखे। तो इसका उत्तर है, भूमिगत जल यानी कि भूमि से हम जल किस किस प्रकार निकाल सकते हैं। तो इसका उत्तर है, चापाकल यानी कि हैंडपंप से निकाल सकते हैं, नलकूप, बोरिंग इत्यादि से हम पानी निकाल सकते हैं। प्रश्न संख्या 12 आया है, आप मृदा वनों को किस प्रकार सहायता करती है, यानी कि मृदा यानी कि मिट्टी वनों को किस प्रकार सहायता करती है। तो मृदा वनों को वृद्धि करने और पुनर्जन करने में सहायता करती है। मृदा जो है यानी कि मिट्टी जो है वनों को क्या करती है, वृद्धि यानी कि बड़ा होने में और पुनर्जन करने में सहायता करती है। प्रश्न संख्या जो 13 है आपका, वनों के घटक किस पर निर्भर करती है। तो इसका जो उत्तर होगा, वनों के विभिन्न घटक एक दूसरे पर निर्भर करती है। वनों के जो भी घटक है क्या होती है कि एक दूसरे पर निर्भर करती है। एग्जाम्पल के लिए आप पिक्चर में देख सकते हैं, जैसे क्या होता है कि जो भी पेड़ पौधा है वो क्या होता है कि जो भी पेड़ पौधा है वो मिट्टी पे निर्भर करता है। ये जो कीट है वो क्या होता है कि पेड़ पे निर्भर करता है, जो भी पौधा है। फिर मेढक है, मेढक किस पे निर्भर करता है, तो कीट पे निर्भर करता है। फिर देखिएगा जो भी सांप है, सांप मेढक पे निर्भर करता है। उसी तरह जो गरुड़ है वो सांप पे निर्भर करता है। तो एक दूसरे पर क्या होता है कि निर्भर करता है। जैसे घास हिरन खाता है, हिरन को बाघ खाता है। तो ये सब क्या है कि एक दूसरे पर निर्भर करता है और क्या है, ये एक खाद्य श्रृंखला भी है, कह सकते हैं। उसके बाद आपका प्रश्न संख्या 14 है, वनों में क्या क्रियाएं होती हैं। तो इसका जो उत्तर होगा, वनों में मृदा, जल, वायु और सजीवों के बीच परस्पर क्रियाएं होती हैं। प्रश्न संख्या 15 जो है, वन से हमें क्या क्या मिलते हैं। तो इसका जो उत्तर है, वनों से हमें अनेक उत्पाद मिलते हैं, जैसे भोजन, लक्कर, फल इत्यादि। इसके बाद जो आपका प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 जो है, सरकार ने किस जंगलों को आरक्षित किया है। तो इसका जो उत्तर है, राज्य सरकार ने कुछ जंगलों को आरक्षित किया है। जैसे आप देख सकते हैं कि पहला नंबर में है कि पश्चिम चंपारण जिले में वाल्मीकि राज्य उद्यान एवं अभयारण्य, जो बाघ यानी कि टाइगर के संरक्षण के लिए आरक्षित वन है। उसके बाद 2 नंबर में है वैशाली जिले के बरेला अभयारण्य, ये हो गया। उसके बाद 3 नंबर में है मुंगेर जिले में भीमबंध अभयारण्य। 4 नंबर में है गया जिले में गौतम बुद्ध अभयारण्य और रोहतास जिले में कैमूर अभयारण्य है। उसके बाद जो 17 नंबर प्रश्न है, हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में क्या क्या मिलते हैं। इसका जो उत्तर है, हिमालय के ऊंचे पहाड़ों पर हमें चीड़ और देवदार के वृक्ष मिलते हैं। प्रश्न संख्या उसके बाद जो प्रश्न है, उत्तरी बिहार के चंपारण क्षेत्र में कौन कौन से पेड़ मिलते हैं। तो इसका जो उत्तर है, उत्तरी बिहार के चंपारण क्षेत्र में प्रमुखतः चौड़े पत्ते वाले साल और सागवान जैसे पेड़ मिलते हैं। उसके बाद जो प्रश्न है, गेंद और लाह किससे प्राप्त होता है। तो इसका जो उत्तर है वो है, गेंद और लाह जंगल से प्राप्त होता है। वन में जो खाद्य श्रृंखला होता है, जैसा कि आपने इससे पहले भी देख लिया है पिक्चर के माध्यम से, ये इस प्रकार होता है। खाद्य श्रृंखला वन में एक दूसरे पर क्या होता है कि निर्भर रहते हैं। जैसे उसके बाद जो आपका प्रश्न है, सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं। सूक्ष्म जीव कहने से यही लग रहा है कि सूक्ष्म यानी कि छोटा जीव जो भी होता है उसे वो हम किसे कहते हैं। तो इसका जो उत्तर होगा, कुछ जीव इतने छोटे होते हैं जिन्हें हम लेंस या माइक्रोस्कोप की सहायता से हम देख सकते हैं, उससे सूक्ष्म जीव कहते हैं। ये सूक्ष्म जीव अपघटक भी कहलाते हैं, यानी कि अपघटक कहलाते हैं। उसके बाद जो प्रश्न संख्या 20 है, इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है, ह्यूमस किसे कहते हैं। सूखी पत्ती के नीचे ह्यूमस देखी जा सकती है। ह्यूमस किसे कहते हैं, कहाँ देखते हैं, ये आपका प्रश्न आएगा। तो इसका जो उत्तर होगा, सूखी पत्ती के नीचे ह्यूमस देखी जा सकती है। जमीन पर परत के रूप में देख सकते हैं। इन पर छोटे छोटे जीव देखे जा सकते हैं, जो इन घास फूस को सड़कर ह्यूमस बनाने में मदद करती है।
तो ये था आपका चैप्टर का सारांश। उसके बाद अगर आपको इस चैप्टर का प्रश्न उत्तर भी चाहिए तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। अगर इस चैप्टर में कोई पॉइंट छूट गया है, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो लगा हुआ कि अच्छा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।